हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय सामंतवाद के बारे में और उसकी विशेषता क्या थी और उस सामंतवाद को लेकर के क्या वाद विवाद था हिस्टोरियंस के बीच में, इतिहासकारों के बीच में। इस वीडियो में हम लोग आर एस शर्मा, टी कोसाम्बी, रणवीर चक्रवर्ती और बी टी चट्टोपाध्याय इत्यादि के बारे में हम लोग उनकी व्यूज़ को देखेंगे कि क्या उनकी व्यू थी इस फ्यूडलिज्म को लेकर के। तो हम लोग देखते हैं इसका परिचय, इंट्रोडक्शन क्या था। अर्ली मिडेवल पीरियड 600 से 1300 तक देखने को मिलता है कि उसके बीच में अर्ली मिडेवल पीरियड माना जाता है। उस टाइम पे बहुत सारा चेंजेस हुआ था, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर कंडीशन उस टाइम बहुत सारा चेंज हुआ था। तो ये सब चीज़ों को देख देख सकते हैं हम लोग। फिर जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर जैसे कि आर एस शर्मा, बी एन एस यादव, इन सब लोगों ने बताया है कि अर्ली मेडिवल पीरियड में उनकी जो पॉलिटी थी वो डिसेंट्रलाइज पॉलिटी थी, डिसइंटीग्रेटेड था। डिसेंट्रलाइज मतलब कि पावर्स तो था वो डिवाइडेड था। जैसे कि किंग्स हो गए, किंग्स के बाद फिर नॉवेल्स हो गया, नॉवेल्स के बाद फिर मिलिट्री हो गया, फिर देन पीजेंट्स आएगा। तो पावर पूरा किंग से फिर नॉवेल के बीच में डिवाइडेड था, नॉवेल से फिर मिलिट्री के बीच में जैसे डिवाइडेड था पावर। तो इसी डिवीज़न के कारण, इसी डिसेंट्रलाइजेशन के कारण इंडिया में फ्यूडलिज्म देखने को मिला। ऐसा आर एस शर्मा और वीएनएस यादव का व्यू है। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इंडिया में जब फ्यूडलिज्म आया तो उसकी क्या फ़ीचर्स रही होगी, फ्यूडलिज्म का क्या फ़ीचर्स होता है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में फ्यूडलिज्म था। तो फ्यूडलिज्म का सबसे पहले तो हम फ्यूडलिज्म का फ़ीचर्स में देख सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे ट्रेड नहीं होता, मतलब ट्रेड बहुत कम देखने को मिलता है। कॉइन्स की कमी होती है, टाउन्स का भी मतलब डेवलपमेंट उस टाइम नहीं होता है, टाउन्स की भी का भी पतन हो जाता है। फ्यूडलिज्म का जो पीरियड है उसके हम लोग फीचर्स में देख सकते हैं कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होती है और क्लोज्ड, सेल्फ सफिशिएंट देन और क्लोज्ड इकोनॉमी, ये दोनों होती है। और लोग क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किल्स होगा और वो अपने तरीके से क्राफ्ट को बनाएंगे एक अच्छे तरीके से। और फिर एग्रीगेरियन एक्सपेंशन होगा, कृषि का विस्तार होगा, पिजेंटाइजेशन होगा, लोग नॉर्मल पीपल भी पिजेंट्स के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ, और फिर प्रोलिफिकेशन ऑफ सॉरी प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट होगा, मतलब कि इंटरमिक्सिंग ऑफ बहुत सारा जो भी कास्टेज वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम अब देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो जैसे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेड डिक्लाइन होता है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन, इंटरनेशनल या नेशनल जो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड अगर डिक्लाइन होता है तो हमारे पास कॉइन्स की तो कमी होगी ही होगी, और कॉइन्स की भी कमी होगी और टाउन्स का भी डिक्लाइन होगा। कॉइन्स की कमी का एक और भी रीज़न था, एक तो ट्रेड डिक्लाइन, दूसरा ये कि वैश्या लोग थे उस टाइम पीरियड पे, वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे और टैक्स नहीं पे करते थे जिसकी वजह से भी कॉइन्स की कमी होती थी। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेड जब डिक्लाइन होता है तो ऑफकोर्स ये बात है कि टाउन में डिक्लाइन करेगा, क्योंकि टाउन जो होता है वो ट्रेड का ही सेंटर होता है। तो जब अगर ट्रेड डिक्लाइन करेगा तो टाउन्स का डिक्लाइन होना तो एकदम ऑफकोर्स ये बात है कि हाँ होगी। और टाउन और ट्रेड डिक्लाइन होगा तो लोगों के पास अब जो भी मर्चेंट्स होंगे और ट्रेडर्स होंगे जो पहले से ये सब ट्रेड वगैरह वाला काम कर रहे होंगे, तो उनके पास तो अब काम नहीं रह पाएगा कि हाँ कोई काम करने के लिए। तो उनके सर्वाइवल के लिए कोई तो कोई उनको ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तो फिर वो क्या करेंगे कि अब वो टाउन से मूव करके रूरल एरिया में आएंगे, और वो जो मूवमेंट होगा उसी को हम लोग रूरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, रूरलाइजेशन होगा तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, उसका रिजल्ट सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होगी। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी इट मीन्स कि हमें जो भी चीज़ चाहिए, हमारे यूज़ का जो भी चीज़ हो उसका प्रोडक्शन हम खुद ही करें। जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं किसी और पे डिपेंड ना हो करके अपने यूज़ की सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हम खुद करें,
उसे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी कहते हैं। और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होने के साथ साथ वो क्लोज्ड इकोनॉमी होगा, मतलब कि ये कि वो उनका कनेक्शन मतलब इंटरनेशनल लोगों से तो नहीं होगा। और इसके अलावा भी कि हम उस टाइम पीरियड पे टाउन के बाहर भी मतलब रूरल एरिया के बाहर भी लोगों का कनेक्शन नहीं होगा, मतलब जो इकोनॉमी होगा वो पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा। लोगों का अ, लोगों का मूवमेंट ही नहीं होगा, मतलब चीज़ों का मूवमेंट, जैसे कि हम लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ कितना सारे चीज़ों का एक्सचेंज होता है। यहाँ यहाँ के लोग बहुत सारे अमेरिका के लोगों की चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि वहाँ का बहुत सारे जो फूड्स वगैरह होते हैं उन उसको अडॉप्ट कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर लिया, बहुत सारा जो चीज़ जिसकी ज़रूरत है, जैसे कि क्लॉथ की ज़रूरत है या फिर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ से इम्पोर्ट कर लिया। तो वो सब टाइप का उस टाइम पे नहीं था, इकोनॉमी पूरी तरीके से क्लोज थी, बस लोग अपना प्रोडक्शन करते थे, अपने यूज़ की जितना प्रोडक्शन किया, और बाकी और बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता। ठीक है, एक तो ये अपना एक नज़रिया हो गया देखने का कि हाँ। दूसरे तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ट्रेड जब डिक्लाइन होगा तो एग्रीकेरियन एक्सपेंशन होगा, मतलब लोग कृषि कार्य में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अब क्योंकि अब लोगों के पास तो ट्रेड है नहीं, तो जो जो भी मर्चेंट्स होंगे या तो वो एग्रीकल्चर करेंगे या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन करेंगे। तो बहुत बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे जो कॉमन पीपल होते हैं वो पीजेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स लोग भी पीजेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीजेंटाइजेशन भी देखने को मिलता है। क्राफ्ट प्रोडक्शन होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि जाति इवॉल्व होगी, जैसे जाति इवॉल्व इन द सेंस कि जैसे जैसे कि कुम्हार लोग होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के कारण ही उन्हें कुम्हार कहा जाता था, कहा जाता है। तो इस टाइप की जाति बहुत सारा इवॉल्व होता है। और इस जाति इवॉल्व के कारण क्या होता है, और फिर प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट भी देखने को मिलता है। और इस कास्ट के इंटरमिक्सिंग का बहुत सारा रीज़न, जैसे कि इंटर मैरिज में अनुलोम प्रतिलोम देख सकते हैं कि हाई कास्ट जो वीमेन होगी वो लोअर कास्ट के मेल से शादी कर ली, या फिर लोअर कास्ट के जो वीमेन होगी हाई कास्ट के मेल से शादी कर ली। तो इस वजह से इंटर मैरिज इसकी वजह से। फिर फॉरेन इन्वेजन में हम देख सकते हैं कि अरब का इन्वेजन होता है, तुर्क का इन्वेजन होता है। तो बहुत सारे लोग तो वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आके बस गए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ की लड़कियों से शादी किया तो फिर उनका एक अलग ग्रुप होगा, उनका ऑफ स्प्रिंग डेवलप करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उनका एक अलग जाति उनकी वजह से एक इंटरमिक्सिंग तो होगा ही, कास्ट का मिक्सर तो होगा ही। और उसके बाद उसका रिजल्ट ये होगा कि एक न्यू कास्ट फॉर्म्ड होगा। ठीक है, फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन तो मैंने बता ही दिया है। और इन सब चीज़ों की वजह से सोशल मोबिलिटी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा मकसद था, इन सब चीज़ों को बताने का ये मकसद था, ताकि आप आगे का जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझ पाओ। अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूडलिज्म के बारे में इंडिया में सबसे पहले किसने बताया। तो फ्यूडलिज्म के बारे में सबसे पहले इंडिया में जेम्स टोड ने बताया था, जब जेम्स टोड राजस्थान की हिस्ट्री को कंपाइल कर रहे थे। जब वो राजस्थान की हिस्ट्री को कंपाइल कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ के लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स का जो सिस्टम था, यहाँ के जो भी सिस्टम थी फ्यूडल वाला सिस्टम, वो यूरोप के फ्यूडल वाले सिस्टम से जब उन्होंने कंपेरिजन किया तो वो मैच कर रहा था। और इसी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे भी फ्यूडलिज्म था, और सबसे पहले फ्यूडलिज्म राजस्थान में देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ पे लोग अपने जो भी क्या किंग होते हैं, किंग प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और ये नॉवेल्स को और पेजेंट्स को। और पेजेंट्स फूड ग्रेन्स और रेवेन्यू के रूप में फूड ग्रेन्स देता है नॉवेल्स को, और नॉवेल्स फूड ग्रेन्स रेवेन्यू के रूप में, और प्लस में मिलिट्री वगैरह वो देता है किंग्स को। तो ये जो चेंजिंग होता है, ये जो चीज़ देखने को मिलता है, और लोग लॉयल्टी किंग्स के प्रति बहुत ज़्यादा होती थी, लॉर्ड के प्रति। तो ये सब चीज़ों को देखने को मिलता है। और फिर हम लोग अब देख सकते हैं कि
फ्यूडलिज्म को लेकर के क्या डिबेट्स रहे होंगे हिस्टोरियंस के बीच में। तो हम लोग अलग अलग हिस्टोरियंस का व्यू देखेंगे। सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे डीडी कोसांबी जो हिस्टोरियंस है उनकी क्या व्यू रही है इस चीज़ को लेकर के। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि फ्यूडलिज्म जो जो राइज हुआ, फ्यूडलिज्म के इमरजेंस का दो प्रोसेस हो सकता है। एक तो फ्रॉम एबव फ्यूडलिज्म, दूसरा फ्रॉम बिलो फ्यूडलिज्म। और इन सब चीज़ों को उन्होंने अपना एक बुक था, बुक लिखा और उसके थ्रू बताया। उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसको उन्होंने 1956 में लिखा था। अब हम लोग देखेंगे कि उन्होंने फ्रॉम एबव फ्यूडलिज्म में क्या बताया। फ्रॉम एबव फ्यूडलिज्म में उन्होंने बताया कि फ्यूडल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था स्टेट्स के द्वारा, और लैंड ग्रांट किया जाता था ब्राह्मण्स को, और ब्राह्मण्स के पास कुछ ऑफिशियल्स राइट्स भी होते थे। और इस टाइम पीरियड पे किंग डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करता था पब्लिक से। और फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो में हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल एक बार विलेज लेवल पे अराइज होता है, और वो पावर में आते हैं। और फिर क्या होता है कि उन लोगों को लैंड लॉर्ड दिया जाता है, और फिर वो सॉरी पावर दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो लैंड लॉर्ड बन जाते हैं। ठीक है। और ये लैंड लॉर्ड एज अ मिडिल पर्सन के रूप में किंग और पीजेंट्स के बीच के जो लोग होते हैं उनके रूप में ये उभरते हैं। और अब क्या होता है कि पहले जो किंग डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करता था पीजेंट से, अब किंग को रेवेन्यू जो लैंडलॉर्ड होते थे, वेसल्स होते थे, वो लोग पहले कलेक्ट करते थे पीजेंट से, और पीजेंट से कलेक्ट करने के बाद लैंडलॉर्ड फिर किंग्स को वो रेवेन्यू देते हैं। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, डीडी कोसांबी का ये व्यू रहा था। अब हम लोग देख सकते हैं आर्य शर्मा का क्या व्यू था। आर्य शर्मा आर्य शर्मा आर्य शर्मा ने जैसे डीडी कोसांबी ने दो चीज़ों में दो पार्ट में उसको डिवाइड करके बताया कि ऐसे ऐसे फ्यूडलिज्म फ्रॉम एबव फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो हुआ। पर आर्य शर्मा ने ऐसा कोई भी व्यू नहीं दिया। उन्होंने बताया कि नहीं, फ्यूडलिज्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया एक अपने बुक्स के थ्रू, इंडियन फ्यूडलिज्म, जिसको उन्होंने पब्लिश किया था 1965 में। इस बुक के थ्रू उन्होंने बताया कि सबसे पहले लैंड ग्रांट्स देने का जो प्रचलन होता है, कि सबसे पहले वो सातवाहना वंश में जो भी सातवाहना वंश के जो रूलर्स होते थे, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को लैंड ग्रांट्स दिया था। और ये लैंड ग्रांट्स तो सब उस टाइम दिया था। उसके बाद फिर इन लोगों को राइट्स मिला कि हाँ, वो लोग जो ब्राह्मण्स होते हैं और मॉन्क्स होते हैं, वो लोग अपना ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में उन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव भी राइट्स आ गए, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के आने के बाद क्या होता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और उसी कमज़ोर पॉलिटिकल सिस्टम के कारण ही फ्यूडल्स लोग जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स और फ्यूडल्स, नोबल्स हम कह सकते हैं, उन लोगों का इमरजेंस होता है। ठीक है, ये आर्य शर्मा का व्यू था। अब हम लोग फ्यूडलिज्म के राइज होने का, उसके इमरजेंस का क्या क्या रीज़न हो सकता है, जैसे कि लैंड ग्रांट्स को लेकर के किस हिस्टोरियंस का क्या व्यू है, फोर्स लेबर को लेकर के किसने क्या कहा, पॉलिटी को लेकर के, और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी पे किसने क्या कहा। तो हम लोग इस एक एक चीज़ को लेकर के हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरियंस की क्या क्या व्यू रहा है इस चीज़ को लेकर के। सबसे पहले लैंड ग्रांट्स, तो मैं बता दूं कि अर्ली टाइम पे लैंड ग्रांट्स एक तो आर्य शर्मा ने बताया कि सबसे पहले सातवाहना वंश के द्वारा ब्राह्मण्स को दिया जाता था। सेकंड, जब गुप्ता पीरियड में कॉइन्स की कमी हो गई थी, तो कॉइन्स की कमी के कारण ऑफिसर्स लोगों को भी लैंड ग्रांट्स दिया जाने लगा, मतलब एज ए सैलरी के रूप में। मतलब जैसे कि कॉइन्स नहीं है तो सैलरी के रूप में आप लैंड्स को दे दिया। तो उस तरह से लैंड ग्रांट्स गुप्ता पीरियड में भी देखने को मिला है कि हाँ, लोगों को दिया जाता था। उसके बाद तो अब हम लोग देखेंगे कि हाँ, हिस्टोरियंस की क्या व्यू है। तो लैंड
ग्रांट्स को लेकर के आर एस शर्मा का व्यू है कि लैंड ग्रांट्स ओनली टू गिवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि गुप्ता पीरियड में लैंड ग्रांट्स एज ए सैलरी के रूप में दिया जाता था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पीरियड पे कॉइन्स की कमी हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि लैंड ग्रांट्स वाली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दिया जाता है। पर बीसी सरकार का व्यू था कि नहीं, लैंड ग्रांट्स सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस हेड जैसे कि ब्राह्मण्स, मॉन्क, इन लोगों को दिया जाता था। ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे फोर्स्ड लेबर को लेकर के, कि फोर्स्ड लेबर को लेकर के किसने क्या कहा कि हाँ। तो अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, उन्होंने बताया कि इंडिया में फोर्स्ड लेबर था। उन्होंने बताया कि हाँ, इंडिया में फोर्स्ड लेबर था, क्योंकि उस टाइम पे प्लग जो थे वो अच्छे नहीं थे, मतलब परफेक्टली फिक्स्ड प्लग नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता है ना, और एक तो परफेक्टली फिक्स्ड प्लग नहीं था, और उस मतलब हल अच्छे नहीं थे। और उसके बाद फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उस टाइम एग्रीकल्चर जो टूल्स होते हैं वो भी बहुत कम कम देखने को मिलता है, बहुत कम ही रहता है, वो भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो फिर इसीलिए इन्होंने कहा कि उस टाइम पीरियड पे कि हाँ, फोर्स्ड लेबर था। लेकिन फिर हरवंश मुखिया के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू हरवंश मुखिया उन्होंने बताया कि नहीं, फोर्स्ड लेबर नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं था फोर्स्ड लेबर का। और उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट ना होने की बहुत सारी वजह बताई। उन्होंने बताया कि फोर्स्ड लेबर तभी रिक्वायर्ड होता है ना, जब यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा अच्छा क्लाइमेट था, मतलब एक जैसे कि फार्मर्स के लिए, एक जैसे सॉरी एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए जैसा फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए था, उस टाइप का क्लाइमेट था यहाँ पे। यहाँ पे लोग सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि जितना खा रहे हैं उतना उगा रहे हैं या फिर उससे कम हो रहा, नहीं, सरप्लस प्रोडक्शन भी था, परफेक्टली फिक्स्ड प्लग था, मतलब बहुत उत्तम और अच्छे तरीके का उस टाइम ये देखने को मिलता है। उन लोगों के पास हल था, और फिर टेक्निकल टूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए थे उस टाइम पे। और इसी वजह से, और सबसे बड़ी बात, जब हम लोगों के पास सरप्लस प्रोडक्शन था तो फिर क्या ही ज़रूरत होगा कि हाँ, हम फोर्स्ड लेबर करवाएं। नेचुरली अगर हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ, हम फोर्स्ड लेबर करवाएं। मतलब लेबर से जबरन उससे बलपूर्वक हम काम करवाएं और एग्रीकल्चर पे ये एग्रीकल्चर करवाएं, फिर प्रोडक्शन हो, ऐसा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पर हाँ, उन्होंने ये बताया कि भले ही एग्रीकल्चर में नहीं, फोर्स्ड लेबर की ज़रूरत नहीं था, पर हाँ, हो सकता है कि ये रिक्वायरमेंट आपको नॉन प्रोडक्शनल वर्क और कंस्ट्रक्शनल वर्क में हो सकता है। ठीक है, मतलब हुआ होगा, उसकी ज़रूरत पड़ी होगी। फिर पॉलिटी को लेकर के हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिटी को लेकर के किसकी क्या व्यू है। तो अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, उन्होंने बताया, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने बताया कि उस टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन था और बहुत सारे किंग एक साथ आ जाते हैं, और उसमें एक सुप्रीम होता है, जैसे कि अब ऑफकोर्स ये बात है कि बहुत सारे ग्रुप एक साथ आके मिलेंगे, उसमें कोई ना कोई होगा जिसके पास बहुत सारा पावर होगा, पैसा होगा, तो ऑफकोर्स ये बात है वो हेड बन जाएगा, और बाकी सब जो होगा वो उसका सबऑर्डिनेटर बन जाएगा, मतलब उसकी उसकी जस्ट नीचे उसकी आज्ञा को मानने वाला, उसके काम को करने वाला। मतलब उसके पास भी कुछ पावर होंगे, लेकिन जो मेन हेड होगा वो कोई एक बनेगा, और सबऑर्डिनेटर उसके सारे सबऑर्डिनेटर बन जाएंगे जो बचे होंगे वो। तो इसी डिसेंट्रलाइजेशन के कारण फिर हाँ, ये डिसेंट्रलाइजेशन को बताया है कि डिसेंट्रलाइजेशन के कारण भी फ्यूडलिज्म देखने को मिला है इंडिया में, ऐसा आर एस शर्मा का व्यू है। और फिर बी डी चट्टोपाध्याय, इन्होंने बताया कि इट्स टाइम पीरियड पे इंटीग्रेशन होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे ये होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं, वो जो बड़े बड़े किंगडम्स होते हैं उसके साथ आके मिल जाते हैं, और इसी वजह से इंटीग्रेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का। ऐसा आर एस ये सॉरी बी डी चट्टोपाध्याय का व्यू था। फिर ट्रेड को लेकर के हम लोग देखते हैं कि ट्रेड को लेकर के क्या व्यू था। तो मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेड को लेकर के आर एस शर्मा ने बताया कि हाँ, ट्रेड डिक्लाइन होता है उस टाइम पीरियड पे। और उसके बाद का तो मैंने सब चीज़ बता दिया कि कॉइन का डिस्प्लेसमेंट होता है, रूरलाइजेशन होता है, ये सारा चीज़।
जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर हरमन कुलकेप उन्होंने बताया कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि उस टाइम पे ट्रेड डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन का मतलब है कि ट्रेड डिक्लाइन को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस टाइम एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। इसके थ्रू कार्ल मार्क्स ने बताया कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री था वो स्टैग्नेंट था, हमारा कोई पास्ट रिटर्न नहीं है, एक होता है ना कि कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है ट्रेड में, या फिर किसी भी चीज़ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारा हिस्ट्री एकदम स्टैग्नेंट है, एकदम स्थिर है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो फिर हरमन कुलकेप कहते हैं कि अगर हम लोग ट्रेड को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ट्रेड डिक्लाइन उस टाइम पे हुआ था, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को कार्ल मार्क्स का जो व्यू था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, हम लोगों को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने भी यही कहा कि उस टाइम ट्रेड डिक्लाइन नहीं हुआ था। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी। यहाँ पे फिर रणबीर चक्रवर्ती उन्होंने भी बताया है कि हाँ ट्रेड कभी भी डिक्लाइन नहीं हुआ था, ट्रेड ट्रेड वाज नेवर डिक्लाइन। उनका भी ऐसा व्यू था कि ट्रेड कभी डिक्लाइन नहीं हुआ। फिर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को लेकर के हम लोग देख सकते हैं कि हाँ हाँ, ट्रेड सफिशिएंट इकोनॉमी को लेकर के देख सकते हैं कि बी डी चट्टोपाध्याय और बी पी साहू ने, लगभग दोनों का सेम ही व्यू था। बी पी साहू ने बताया कि विलेज जो था उस टाइम पे यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में नहीं था। यूनिफॉर्म अगर नहीं होगा तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होगा इसको वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। पर और बी डी चट्टोपाध्याय ने भी यही बोला कि हाँ उस टाइम पे हर एक विलेज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं था, नहीं स्पेशलाइजेशन ऑफ विलेज रिसोर्सेज था। मतलब हर विलेज के पास ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ हो जो कि यूज़ का हो। जैसे कि पॉन्ड हो सकता है कि किसी एक विलेज के पास पॉन्ड हो लेकिन दूसरे के पास नहीं हो, तो उसके यूज़ करने के लिए वो दूसरे विलेज पे तो डिपेंड होगा ही। मतलब अगर मानो कि कोई विलेज ए होगा, विलेज बी होगा, विलेज ए के पास पॉन्ड है लेकिन विलेज बी के पास पॉन्ड नहीं है, तो विलेज बी विलेज ए पे डिपेंडेंट होगा ना पॉन्ड के लिए। तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी कैसे हुआ? हो सकता है फर्टाइल लैंड किसी विलेज के पास हो, किसी विलेज के पास नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक ही विलेज में अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से बी डी चट्टोपाध्याय और बी पी साहू दोनों ने रिफ्यूज़ किया कि हाँ उस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली बातें हैं। तो ये सब व्यू था हिस्टोरियंस का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।